वेलकम टू माय चैनल रीडिंग इरा में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ भी आपको थोड़ा सा और कैसे कि जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है संघ और उसका क्षेत्र। यानी यह भारत क्या है, एक संघ का समूह, संघ है, राज्यों का समूह है। और उसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि वीडियो को कैसे अच्छे से बनाएं जो आपको आपके कहीं न कहीं किसी भी मोड़ पे यह आपको अच्छा कारगर सिद्ध हो। तो मैं लेकर चलता हूं। और अब आइए हम बात करते हैं संघ और उसका जो क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज क्या है और वह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है, वह हम चर्चा करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक, यानी संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के जो संघ है और उसका जो क्षेत्र है उससे संबंधित यह बताया गया है। तो संघ और उसका जो क्षेत्र है उसको जानने के लिए हमें जरूरत है 4 चीज। उसमें 4 चीज है और क्या क्या महत्वपूर्ण जो 4 चीज हैं वो देखेंगे। पहला है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ क्या है, फिर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का कैसे पुनर्गठन होता है, विलय होती है, और राज्यों का कैसे विभाजन होती है, कौन सा राज्य मतलब किस किस तरह का उसको राज्य को हम अलग कर सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं। और फिर आते हैं बांग्लादेश के साथ क्षेत्र का आदान प्रदान। बांग्लादेश जो देश है, हमारी जो पड़ोसी देश है, उसके साथ कैसे वहाँ की सीमा रेखा को कैसे, वहाँ भूमि को हम कैसे आदान प्रदान करते हैं क्षेत्रों को। और एक चौथा नंबर से है वह है केंद्र शासित प्रदेशों और उसके राज्यों का उद्भव। केंद्र शासित प्रदेश जो है, जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 टेरिटरीज स्टेट्स हैं, वो कैसे अपने राज्यों का उद्भव कर सकती है, कौन से राज्य को केंद्र शासित बनाया जाता है। तो इस तरह की जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या जो भी प्रॉब्लम है या जो बनाने की तरीका है, जो प्रोसेसिंग है, वह संघ और उसके जो क्षेत्र से संबंधित वह अनुच्छेद 1 से और 4 तक होती है और भाग 1 में होती है। तो हम चलते हैं राज्यों का संघ। ये देखते हैं राज्यों का संघ को जैसे अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि पहले नाम दिया गया है अनुच्छेद 1 में भारत, इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत। पहला इसका एक ही है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, यानी भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान भाग 1 में और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत ये दिया गया है। तो इंडिया कहें या भारत कहें, तो हमारा देश इस पहले जब देखा जाए तो प्राचीन काल में ही भारत है और यह कहीं न कहीं भरत के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। उसके पहले आर्यव्रत था, फिर भारत बना। तो इस तरह का हमारे देश का समय समय पर यह नाम को बदला गया। लेकिन अगर इसको देखा जाए प्राचीन काल से ही हमारा देश का नाम भारत है, क्योंकि हम भारतीय हैं और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले जितने भी हिंदू हैं, हिंदुस्तान है, यह अलग अलग देश के, जैसे अरबों ने हिंदुस्तान कहा और ब्रिटेन वाले ने या विदेशी ने इसको भारत का इंडिया कहा। तो उसके पहले जब हम आ रहे हैं तो आर्यव्रत हुआ। तो इस तरह के कई नाम इस हमारे देश का पड़ा है, लेकिन एक ही है, वह है भारत। किसी भी देश का नाम नहीं बदला गया। किसी भी देखा जाए तो ब्रिटेन को ब्रिटेन है, अमेरिका को अमेरिका है, नीदरलैंड को नीदरलैंड है, लेकिन कहीं न कहीं यह जो विदेशी की आक्रमण से, विदेशियों के आगमन से इस तरह का जो नाम का नामकरण हुआ, वह उसमें समय के अनुसार यह परिवर्तन हुआ।
तो वहाँ बातें मैं नहीं करता हूँ, मैं सीधे चलता हूँ कि भारत क्या है। भारत जो है राज्यों का एक समूह है। राज्यों का यानी इन भारत राज्यों का समूह है। राज्यों का समूह है। इसे हम कहते हैं राज्यों का संघ भी कह सकते हैं इसे। राज्यों का संघ, भारत जो है वह है राज्यों का संघ है। भारत समूह का है या भारत समूह न कहकर यह संघ का है। अगर हम राज्यों का संघ कहें तो यह सुपर होगा, क्योंकि राज्यों का एक संघ है, समूह नहीं है, राज्यों का एक संघ है। और यह जो व्यवस्था है ये हमें दो तरीके से बताती है, ये दो चीज हमें बताती है। राज्यों का संघ, पहला जो है स्पष्ट इस बात से होता है कि एक है देश का नाम, वह है भारत, और दूसरा है राज्यों का समूह, दूसरा है राज्य पद्धति। या दूसरी बात करें तो एक है देश का नाम भारत, और दूसरा नाम इसका है राज्य पद्धति। राज्य पद्धति, ये है राज्य पद्धति। इस प्रकार संविधान सभा जो है वो देश के नाम को लेकर किसी तरह का इसमें मंतव्य नहीं है, भेदभाव नहीं है। अगर इंडिया कहें तो इंडिया या भारत कहें तो भारत। लेकिन अब जो है हमारे संशोधन हुआ है तो एनसीईआरटी पैटर्न में भी, एनसीईआरटी बुक्स में भी अब इंडिया न कहकर और भारत हो गया है। और G20 सम्मेलन से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब क्या किया, अपने लोगों पर वह इंडिया न लिखकर वह भारत लिखवाए थे। भारत लिखा गया था उनके। दो बातें जो स्पष्ट होती है। पहला बात में ये होती है कि इंडिया यानी भारत, दूसरी में है राज्य पद्धति का प्रकार। तो दूसरे में राज्य पहले तो हो गया इंडिया या भारत, उसके बाद संविधान सभा के जो देशों के नाम को लेकर किसी तरह का मंतव्य नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि देश को संघ बताया गया, हमारे जो देश है उसको क्या बताया गया है, संघ बताया गया है। और कहीं कहीं संविधान की जो ढांची संघीय है, कहीं कहीं इसका जो संघीय जो व्यवस्था है, ढांचा जो है संविधान भारत की, वह कहीं न कहीं यह संघीय है। जब संघीय है तो यहाँ तक बी आर अम्बेडकर भी ने यह राज्यों का संघ, यह उनको संघीय राज्य के स्थान को महत्व दिया है। और उनको बताया है कि ये दो कारण है। पहला दो कारण क्या क्या है, पहला है भारतीय संघ राज्यों, जो भारतीय संघ राज्य है के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है। जैसा कि अमेरिका, जो अमेरिकी संघ में और दूसरा जो है राज्यों को, जैसा अमेरिका में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा यह है कि राज्यों को संघ में विभक्त होने का कोई अधिकार ही नहीं है। संविधान राज्यों को संघ से विभक्ति होने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो इस तरह के यह संघ है और यह विभक्ति नहीं हो सकता। जो पूरे देश एक है और विभिन्न राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासन सुविधा है, उसके लिए जो बटा हुआ है वह है। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को श्रेणियों के अनुसार 3 श्रेणी में, यानी भारतीय क्षेत्र को संविधान 1 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कि भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वह आपका है राज्यों के क्षेत्र, और दूसरा है इसमें वह है संघ क्षेत्र, और तीसरा इसमें है आपका ऐसे क्षेत्र
तीसरा जो है वह है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जाता है। अधिगृहित किया जा सकता है। तो ये रहा भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बटाया है, राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भी किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। यह 3 भागों में बटा हुआ है। राज्यों एवं जो संघ शासित राज्य के नाम है वह उनके क्षेत्र को विस्तार संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। संविधान के पहली अनुसूची में दर्शाया गया है कि यह भारतीय क्षेत्र। अब कहीं न कहीं यह इस वक्त जो देखा जाए तो हमारे भारत में 28 राज्य है और केंद्र शासित 9 राज्य हैं, 9 प्रदेश हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह 9 हैं और हमारा जो राज्य है भारत में राज्य वह 28 है। अब कुछ ऐसे संविधान में जो उपबंध है कुछ राज्यों के लिए, वह उपबंध राज्यों से एक समान रूप से लागू का उपबंध है, जिसमें क्या है वह भाग 22 में देखते हैं। भाग 22 में भाग 21 में कुछ राज्यों की एक विशेष उपबंध दिया गया है। कुछ राज्यों में जैसा भाग 21 में कुछ राज्यों का विशेष उपबंध दिया गया है और वह व्यवस्था सभी राज्यों के समान रूप से लागू की गई है। तो इस कुछ राज्यों के लिए जो विशेष उपबंध है उसमें कौन कौन से राज्य हैं वह मैं बताने जा रहा हूँ। देखें, पहला जो राज्य है, जो कौन कौन राज्य उपबंध विशेष प्रावधान में है, कुछ राज्यों के जो प्रावधान है विशेष प्रावधान, वह कौन कौन से राज्य हैं। पहला राज्य है महाराष्ट्र। दूसरा है गुजरात। तीसरा आपका है असम, मणिपुर। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उसके बाद आपका है सिक्किम। उसके बाद है मिजोरम। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है गोवा। उसके बाद आपका है कर्नाटका। तो यह जिस कर्नाटक मतलब इस तरह यह जो प्रदेश है इनके विशेष कुछ उपबंध भी है, वह आप भाग 21 में पढ़ेंगे। अब इसके अतिरिक्त जो 5वीं या 6ठी जो अनुसूचियां में, जो 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में राज्यों के भीतर अनुसूचित जाति, इन राज्यों के भीतर अनुसूचित जाति, पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 5वीं या इसे कहें 6ठी, या इसे हम कहते हैं 6ठी अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जो राज्य के भीतर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित और अनुसूचित
जनजाति क्षेत्रों को प्रशासन के लिए विशेष इन राज्यों के इन राज्यों में जो अनुच्छेद 5वीं और 6वीं में बताया गया है, इन राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या किया गया है, एक विशेष क्षेत्र विशेष उपबंध किया गया है प्रशासन द्वारा, यानी प्रशासन के लिए एक विशेष उपबंध किए गए हैं। प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ये रहा। तो इन राज्यों को भाग 21 में इनकी विशेष दर्जा दी गई है, कुछ प्रावधान इनको विशेष दिया गया, उपबंध किया गया है। अब जैसे इसको भारत के जो क्षेत्र और भारत का संघ, जो भारत का जो क्षेत्र है वह कहीं न कहीं, अब देखते हैं हम सीधे बात करते हैं राज्यों का संघ पर। तो ये देख लिए होंगे महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। तो इन राज्यों को जो विशेष प्रावधान है वह अनुच्छेद 5वीं और 6वीं में है। अब देखते हैं हम जो इसका भारत क्षेत्र, भारत संघ, भारत क्षेत्र, भारत संघ, या इसे हम कहते हैं भारत संघ, भारत संघ, ये कहीं न कहीं भारत संघ से जो भारत क्षेत्र है वह कहीं न कहीं एक क्या है, समेटे हैं, एक यानी समेटा हुआ है भारत क्षेत्र। भारत संघ से यह क्या है, समेटा हुआ, व्यापक अर्थ में से समेटा गया है भारत क्षेत्र को, इस समेटा है। क्योंकि बाद में ये जो राज्य शामिल हुए, बाद में सिर्फ ये राज्य शामिल हुए, इसमें क्या है, यह केवल राज्यों का संघ है, यह राज्यों का संघ है, राज्य संघ है। और भारत जो क्षेत्र है वह भारत संघ के अलावा जो इनका केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी इस क्षेत्र में है। इसलिए जो भारत क्षेत्र है वो भारत संघ से क्या है, समेटे हुए हैं, यानी मिलाया हुआ है। और यह एक संघ शासित क्षेत्र कहा जाया कि न केवल राज्य वरन यह केंद्र शासित क्षेत्र है। एवं वे क्षेत्र पहले में न केवल राज्य वरन वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में किसी भी, वे क्षेत्र भारत सरकार द्वारा, इसका जो क्षेत्र है क्या है, कहीं कहीं समेटे हैं। इसका जो क्षेत्र है वह भारत सरकार द्वारा, यानी भारत सरकार द्वारा भविष्य में क्या कह सकता है, भविष्य में कभी भी अधिगृहित किया जा सकता है, अधिगृहित किया जा सकता है। तो यह है भारत क्षेत्र, यह है जो भारत क्षेत्र शामिल है। इन जो संघीय व्यवस्था है, भारत में जो संघीय राज्य व्यवस्था है उनके सदस्य हैं, जो संघीय व्यवस्था है वह भारत क्षेत्र के सदस्य हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर और केंद्र के साथ देखा जाए तो केंद्र के साथ वह केंद्र द्वारा, यानी शासित क्षेत्र शामिल संघीय राज्य व्यवस्था का सदस्य है। केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। कहीं न कहीं यह केंद्र के साथ शक्तियों में बंटवारे में हिस्सेदार है। दूसरी तरफ अब देखते हम हैं तो जब दूसरी तरफ बातें करते हैं तो कहीं न कहीं यह संघ शासित क्षेत्र है और उसके द्वारा जो अधिगृहित किए गए सीधे जो है वह केंद्र सरकार का प्रशासन वहां पर होती है।
एक जो संपूर्ण राज्य होने के नाते भारत जो है एक संप्रभु, एक संपन्न, एक कहा जाए एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत जो है वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेश क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है। केंद्र शासित समूह होने के नाते वह ये दिखाया है कि केंद्र शासित होने के नाते भारत संप्रभु राज्य होने के नाते वह भारतीय, अब रहेगा यहाँ पर, यहाँ देखें तो लिखा है भारत संप्रभु राष्ट्र होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी विदेशी क्षेत्र का भी वह अधिग्रहण कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हो सकता है। अब उदाहरण के लिए देखा जाए तो यह संधि के अनुसार क्या क्या कर सकता है? खरीद, उपहार या लीज खरीद सकता है, उपहार में ले सकता है, या इसको लीज पे ले सकता है, या दे भी सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह वह क्या किया सकता है? अधिग्रहण कर सकता है विदेशी क्षेत्रों का। अगर व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहण नहीं किया हो, वह जीत या हार कर ऐसे हो सकता है व्यवसाय के रूप में, यानी कहीं न कहीं ट्रेडिंग के द्वारा भी हो सकता है, वह व्यवसाय की जीत या हार कर। अब देखा जाए, उदाहरण दिया जा रहा है तो भारत ने संविधान लागू होने के बाद, जो संविधान जब लागू हुआ उसके कुछ दिन बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों को वह क्या किया? अधिग्रहण किया। जब संविधान लागू हुआ तो कुछ विदेशी क्षेत्रों को क्या किया? अधिग्रहण किया। अधिग्रहण मैंने उसमें बनाया, मिलाया या अधिग्रहण किया। अब अधिग्रहण किया और जैसे अगर हम देखा जाए दादर और नागर को, ठीक, उसके बाद हवेली, दादर और नागर हवेली, उसके बाद गोवा, दमन, दीव और पुडुचेरी एवं सिक्किम, इन क्षेत्रों को अधिग्रहण के बाद ये आगे की चर्चा होती तो बताएंगे हम। लेकिन पहले क्या देखेंगे? अनुच्छेद, अब देखिए 2 में, अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में क्या दिखाया है? तो अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि, ये शक्ति यह दी गई है कि पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश को लेकर, यह दी गई है कि संसद विधि द्वारा, यानी संसद दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों तथा शर्तों पर जो ठीक समझे वह संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना वह कर सकती है। यह अनुच्छेद 2 में बताया गया कि ऐसे शक्ति दी गई है संविधान को, संसद को, कि वह ऐसे विधि द्वारा, ऐसे निबंधों या शर्तों द्वारा
शर्त रखा गया है कि ऐसे जो वह ठीक समझे जो संघ में नए राज्यों का प्रवेश करना या उसकी स्थापना कर सकती है। यह है संसद में। अनुच्छेद 2 में संसद को 2 शक्तियां दी गई है। पहली शक्तियां है कि वो राज्य को, 2 शक्तियां, जो पहला जो शक्ति है वह यह दी गई है कि वह राज्य को भारत को संघ में शामिल करें। राज्य को भारत के संघ में शामिल करें। और दूसरा एक इसको दी गई है, नए राज्यों का गठन करें। दूसरा है संसद दूसरे राज्यों का गठन करने की शक्ति तो पहला यह है कि राज्यों को भारत संघ में शामिल करें, राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें, या दूसरे राज्य का गठन करने की शक्ति संसद को दी गई है अनुच्छेद 2 में। अब पहली जो शक्ति है उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है वह, जबकि दूसरा राज्य शक्ति उनको मिला गया है राज्यों के जो अस्तित्व में नहीं है। गठन को लेकर अनुच्छेद 2 में उन राज्यों को भारतीय संघ के हिस्से नहीं है और वो कहे के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है, तो यह बात अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और दूसरी बात एक आ गई है कि अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण करें और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित जो भी उनकी राय है वो करें। और दूसरे शब्दों में अनुच्छेद जो 3 में देखें, अब अनुच्छेद 3 में देखते हैं तो भारतीय संघ के राज्यों में पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है, वह अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अब मैं बात कर रहा हूं आगे कि क्या होगा, राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की शक्तियां। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संसद की जो शक्तियां हैं वह क्या है। अगर हम बात करें वहां की जो शक्तियां, तो अनुच्छेद 3 में संसद की जो अधिकृत करता है, संसद को अनुच्छेद 3 में बात करते हैं। अनुच्छेद 3 में ये देखते हैं तो अनुच्छेद 3 में जो है वह ये बताता है कि संसद की अधिकृत करता है। संसद जो है संसद को 3 नंबर जो है अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है। पहला क्या है इसमें, और अगर हम बात करते हैं पहला जो है वह किसी राज्य में उस राज्य के क्षेत्र को अलग करने अथवा 2 या अधिक राज्यों का या राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी भी राज्य को किसी राज्य के भाग को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। पहला इसमें क्या है, किसी भी क्षेत्र को और किसी भी राज्य के क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना, यह इसका प्रावधान है। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, है ना, किसी राज्य में या किसी राज्य में
उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके तथा दो या दो से अधिक राज्य के भाग को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना। यह अनुच्छेद 3 के में अधिकृत किया गया है। दूसरे जैसे इसमें कहते हैं करना, दूसरा क्या है, पहला ये हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा इसमें यह है कि कहीं न कहीं किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सके ना, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना यह है। तो ये अनुच्छेद 3 के जो पहला देखे हैं वह किसी भी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके या 2 से अधिक राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाना है। और जो इसमें दूसरा था वह है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना। उसमें तीसरा देख सकते हैं आप, अगर हम तीसरे की बात करें तो यह है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकना, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाना, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना। उसके बाद एक है किसी राज्य को सीमाओं में परिवर्तन कर सकना। अनुच्छेद 3 में किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करना, पांचवा इसमें है किसी राज्य को और किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। तो यह कहीं न कहीं यह अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि यह काम संसद द्वारा की जा सकती है, क्योंकि संसद को अधिकृत किया गया है, दिया गया है, उसका बल दिया गया है, उसका शक्ति दी गई है। हालांकि इस अनुच्छेद में संबंध में अनुच्छेद अगर इसमें देखा जाए तो इस संबंध में जो अनुच्छेद 3 है वह 3 में 2 शर्तें उल्लेखित किया गया है। जो पहला उल्लेख किया गया है वह कहा गया कि इससे परिवर्तन संबंधित जो इसका जो उल्लेख किया गया है वह 2 शर्त उल्लेख किया गया है। पहला जो उल्लेख किया गया है वह है कि इसका जो अध्यादेश है परिवर्तन करने का, घटाने का, बढ़ाने का, राज्य को मिलाकर एक राज्य निर्माण करने का, तो उसमें अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही, यानी जब राष्ट्रपति इस पे मंजूरी दे देगा तो उसके बाद ही जो संसद में पेश किया जाएगा। और संसद ये पहला, और दूसरा जो प्रकरण है जो है कि जो संस्तुति के पूर्व तो अब देखते हैं इसमें पहला यह था, और दूसरा इसमें यह दिया गया है कि जो संस्तुति है उन संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति और उस अध्यादेश को जो संबंधित राज्य के विधान मंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के अंदर होती है और उसके भीतर यह
क्या होनी चाहिए वह जानने के बाद ही कोई निर्णय होती है। इसके अगर इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं तो संसद की जो नए राज्यों का जो निर्माण है, उन निर्माण की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य बनाना और उससे निर्माण करना। राष्ट्रपति या संसद ऐसे कहते हैं राज्य विधानमंडल के मतों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी संसद जो है राष्ट्रपति जिसे हम संसद कहते हैं, राष्ट्रपति किसी भी विधानमंडल के मानने को जो मत है उसको मानने का वह बाध्य नहीं है। इसके स्वीकार या स्वीकार कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि वह उनकी आप जो चाहें वह संविधान संसद द्वारा पारित करा दें, ऐसा नहीं प्रावधान में 3 नंबर में लिखा गया है। अन्य राज्य संबंधित कि किसी भी राज्य को क्या किया जाए ऐसे नहीं है। अगर वह कहा जाए, अगर वह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है, क्योंकि राष्ट्रपति वह किसी भी चीज को मानने का बात नहीं है। अनुच्छेद 3 में राज्य संबंधित, ये अन्य नहीं बता रहा हूं मैं, राज्य संबंधित ही बता रहा हूं। संघ क्षेत्र के मामले से संबंधित जो विधानमंडल के सदस्यों की कोई आवश्यकता नहीं, संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकता है। ये संसद पर निर्भर होती है कि क्या होनी चाहिए। संसद यानी राष्ट्रपति। इस तरह का स्पष्ट बात यह है कि संविधान संसद को अधिकार देता है। जो संविधान है वह संविधान संसद को, यानी संसद माने राष्ट्रपति को, संसद नहीं सांसद, ये संसद यानी संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाए नहीं। ये अधिकार है। जैसे संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाएं, उसमें परिवर्तन करें, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन से संबंधित राज्यों को अनुमति दें। राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो संसद जो है वह अपने अनुसार राज्य के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण कर सकती है, या इस तरह संविधान द्वारा राष्ट्रीय के अस्तित्व को गारंटी नहीं दे सकती है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। अनुच्छेद 4 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 4 में यह घोषणा की गई है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है, लेकिन नए राज्यों का निर्माण सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 368 यानी संविधान के अनुच्छेद 368 में ये कहा गया है, संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक समान बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में आर्टिकल 368 में कहा गया है कि यह जो संशोधन जब हुआ तो यह तरह का संशोधन माना नहीं जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि इस तरह का कानून एक समान बहुमत और साधारण की विधायी प्रक्रियाओं के जरिए ही पारित किया जा सकता है।